हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता था, इस न्यू यूट्यूब चैनल मोरिया पाठशाला पर आप सभी बच्चे जुड़ते हैं। रेगुलर रूप से इस पर जितने भी लेक्चर दिया जा रहा है, सबको पढ़ाई कर रहे हैं बेहतरीन ढंग से। क्या आप सभी बच्चे ये बात बताइए, क्या आप सभी बच्चों को जो लेक्चर दिया जा रहा है वो लेक्चर किस प्रकार से है, किस कैसा लग रहा है? आप सभी बच्चे एक बार फीडबैक देंगे, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उनके बाद बच्चों, जो भी सब्जेक्ट का बाकी है रेस्ट, यानी जैसे मैथ का आपको लेक्चर देखने को मिल रहा होगा, फिजिक्स का मिल रहा होगा, बायोलॉजी का मिल रहा होगा बच्चों, तो और जो एसएसटी का है और हिंदी संस्कृत का, वो भी लेक्चर बहुत जल्दी आपके सामने देखने को मिलेगा बच्चों। जो भी लेक्चर अभी देख दिया जा रहा है उसको बेहतरीन ढंग से आप पूरा करिए और बेहतरीन ढंग से पढ़ने का काम करिए बच्चों, क्योंकि आपको जो टारगेट दिया गया वो टारगेट क्या था? यानी वो था 450 प्लस कैसे लाया जाए। तो इसके मेरे साथ या इस यूट्यूब चैनल पर जो मोरिया पाठशाला पर जितनी भी टीम है, इनके द्वारा जो भी मेहनत किया जा रहा है, उनके साथ साथ आपको भी मेहनत करना होगा, तब तो वो लक्ष्य को पूरा हो पाएगा। और वो लक्ष्य पूरा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। इसलिए मेहनत करने की ज़रूरत है और वो मेहनत पूरा करेंगे सभी बच्चे। बिल्कुल हमें आशा है कि आप सभी बच्चे मेहनत करेंगे और जो लक्ष्य दिया गया उस लक्ष्य को पूरा करेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों, हम लोग बायोलॉजी की बात करने वाले हैं। और बायोलॉजी के अंतर्गत अभी तक बच्चों 2 लेक्चर कंप्लीट था, जिसमें लाइफ प्रोसेस के अंदर बच्चों पहला लेक्चर जो हम लोग किए थे उसका नाम होगा पोषण बच्चों, और दूसरा जो हम लोग किए थे वो शोषण के बारे में हम लोग बिल्कुल चर्चा किए थे। हमें आशा है कि वो दोनों लेक्चर आप सभी बच्चे देखे होंगे, बेहतरीन लगा होगा बच्चों। अब हम लोग बात करने वाले आज जो तीसरा लेक्चर की बात करेंगे, और वो याद रखिएगा, तीसरा लेक्चर आज होने जा रहा है परिवहन के बारे में बच्चों। मनुष्य में परिवहन किस प्रकार से होता है, इस पर हम लोग एक एक करके आज बात करेंगे बच्चों। जिनमें बच्चों आप सभी को ये बात मालूम होगा कि मानव शरीर के अंदर पूरा रक्त की बात करें, पोषक तत्व की बात करें, या पानी की बात करें, या अपशिष्ट पदार्थ शरीर से एक भाग से दूसरे भाग तक कैसे जाता है, तो याद रखिएगा उन सब को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने के लिए हम लोग बात करते हैं बच्चों परिसंचरण तंत्र की। तो हम लोग परिवहन के रूप में जानते हैं। आइए परिवहन को पहले हम लोग जानते हैं, तब हम लोग आगे धीरे धीरे सभी बातों को एक एक करके जानेंगे बच्चे। आइए, जो आपके स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा होगा बच्चों, आज लेक्चर जो होगा वो तीसरा लेक्चर होगा बच्चों। क्यों, कौन सा लेक्चर होगा? तीसरा लेक्चर, क्योंकि बच्चों 2 लेक्चर हम लोग करा चुके थे, तो यहाँ तीसरा लेक्चर आप सभी बच्चे कर लेंगे। कौन सा लेक्चर होगा? तीसरा लेक्चर होगा मेरे प्यारे बच्चे। कौन सा लेक्चर होगा? तीसरा होगा, जिनमें बच्चों हम लोग परिवहन तंत्र पर बात करेंगे और सब्जेक्टिव विभिन्न क्वेश्चन पर बात करेंगे। और आपको ये बताया जा रहा है बच्चों कि जितने भी क्वेश्चन इस लेक्चर के माध्यम से कराया जा रहा है बच्चों, वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो बच्चों, वो याद रखना बच्चों उसी लेवल का है जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलेगा बच्चों। और यकीन मानिए बच्चों, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। सभी बच्चे बेहतरीन ढंग से सभी लेक्चर को देखेंगे और एक एक करके सभी को देखना है बच्चों। प्लेलिस्ट बना दिया गया, जिसका बायोलॉजी का भी प्लेलिस्ट होगा, मैथ का भी प्लेलिस्ट होगा, और याद रखिएगा कि फिजिक्स का भी प्ले लिस्ट होगा। और कुछ दिन में बच्चों सब सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा धीरे धीरे। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं, पहला बात करते हैं बच्चों परिवहन क्या होता है। आपके मन में सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा, देखने से इस बात का शंका होगा कि सर ये परिवहन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। आपके मन में जरूर सवाल ये आएगा। तो समझिए बच्चों, बहुत हार्ड नहीं है बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है कि वह यानी परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें किसकी बात करेंगे? पानी, भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। और वो किसके द्वारा बच्चों? याद रखना, उसको याद रखना परिसंचरण तंत्र के रूप में जानते हैं, मगर उसी को हम लोग किस रूप में जानते हैं? वो परिवहन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में बच्चों? परिवहन। तो आपके शरीर के अंदर अनेक भागों तक याद रखना, वो ऑक्सीजन का जाना हो, वो पानी का जाना हो, वो याद रखिएगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के जाना हो, या हार्मोन हो, या अपशिष्ट पदार्थ को बच्चों बॉडी से बाहर आना हो, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? परिवहन कहते। क्या कहते हैं? परिवहन कहते। क्या ये बात सबको समझ में आया कि परिवहन किसे कहते हैं? ये बात बता दीजिएगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे कि मानव में बच्चों किस पर बात करेंगे? मानव के अंदर बात करेंगे कि मनुष्य में परिवहन की बात करेंगे बच्चों। किस में बात करेंगे? मनुष्य के अंदर बच्चों परिवहन की बात करेंगे। और आइए मनुष्य के अंदर परिवहन की हम लोग बात करते हैं। मनुष्य में परिवहन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त जिसके द्वारा रक्त, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाए जाते हैं बच्चों। तो याद रखना, जब एक भाग से दूसरे भाग तक जाएगा तो उसको परिवहन, जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का नाम सुने होंगे। कोई भी सामान को हम लोग दिल्ली से जब यहाँ लाते हैं तो याद रखना, यहाँ लाते हैं तो वैसे तो नहीं आ जाता, इसके लिए याद रखिएगा हम लोग ट्रांसपोर्ट में डालते हैं और ट्रांसपोर्ट के मदद से यहाँ तक पहुँचता है। तो कोई भी सामान वहाँ से यहाँ आ रहा है और यहाँ से कोई सामान वहाँ जा रहा है तो वो एक माध्यम होगा या नहीं होगा बच्चों, कोई माध्यम होगा या नहीं होगा। क्यों, यहाँ से कोई सामान हम लोग गाड़ी पर लोड करते हैं और वो गाड़ी क्या करती, ले जा, तो वो गाड़ी जो होगा वो ले जाने का काम करता है, वो परिवहन का काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ले जाना और यहाँ से वहाँ तक जाएगा। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी है बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होती है, हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की बात करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन होती है, हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होती है, जाना भी है और कुछ को आना भी है। ये ले जाने का काम को हम लोग क्या कहें, परिवहन के रूप में। और ये परिवहन का काम भी तो होगा बच्चों, परिवहन का काम के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो याद रखना बच्चों, हम लोग जानते हैं मनुष्य में यह कार्य किसके द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा किया जाता। किसके द्वारा बच्चों, परिसंचरण तंत्र के द्वारा किया जाता। आइए हम लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में जानते हैं बच्चों। अब हम लोगों को जानना है बच्चों कि परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग की बात करें, जो याद रखिएगा जो काम को सफल बनाने का कार्य करेगा। आइए पहला हम लोग जानेंगे इनके मुख्य भाग। पहला होगा बच्चों हृदय पर बात करेंगे, दूसरा होगा रक्त और तीसरा होगा रक्त वाहिनियाँ। तो हम लोग जानेंगे पहला हृदय के बारे में, दूसरा ब्लड के बारे में और तीसरा जानेंगे बच्चों रक्त वाहिनियाँ के बारे में। और ये याद रखना, ये रहेगा तब तो परिसंचरण तंत्र होगा, तब तो परिवहन होगा, और ये नहीं रहेगा तो परिवहन हो। सबके शरीर में ये इतना चीज पाया जाएगा, क्या सबके शरीर में हृदय होगा, सबके शरीर में रक्त बनता होगा और सबके शरीर में रक्त वाहिनियां, जिसको हम लोग शिरा, धमनी और केशिका के रूप में जानते हैं बच्चों। सभी बच्चे इस बात को जानते होंगे कि हमारे शरीर में जो रक्त वाहिकाएं होती है, तीन नालिकाएं के रूप में जानी जाती है। एक का नाम होगा धमनी, एक का नाम होगा शिरा और एक का नाम होगा बच्चों केशिका। और इसमें केशिका बहुत ज़्यादा पतला होती है, जो धमनी और शिरा को आपस में क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। क्या करती है बच्चों, जोड़ने का काम करती है। और मैं बता दूं बच्चों आप सभी को कि जो धमनी होता है बच्चों, वो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के अंदर ले जाने का कार्य करती है। और दूसरा जो शिराएं होती है बच्चों, वो अशुद्ध रक्त को वापस शरीर से हृदय तक लेकर आने का काम करता है बच्चों, याद रखना। या कह सकते हैं बच्चों हृदय से फिर लंग्स तक जाएगा और वहां जाके शुद्ध होने का कार्य होगा बच्चों। तो आप ये बात जानेंगे कि ज्यादातर जो रक्त को, शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करेगा वो धमनी, और ज्यादातर अधिक जो अशुद्ध रक्त है उसको ले आने का काम शिरा करेगा। और केशिका क्या करता बच्चों, दोनों रक्त को आपस में या और सभी हिस्सों को जोड़ने का काम करता, कनेक्ट कराने का काम करता। आइए संरक्षण भी करता है बच्चों, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आइए एक एक करके जाने। तो क्या मैं बच्चों आपको सबसे पहला हृदय पढ़ाने वाला हूं बच्चों। आइए हृदय समझिए, क्या होता है हृदय, इनके बारे में जानिए बच्चों। चलिए ये यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा बच्चों। अब हम लोग जानेंगे हृदय के बारे में बच्चों, हार्ट के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहला हम लोग जानेंगे बच्चों, जो हमारे शरीर में हृदय होती है, यह जो है बच्चों, हृदय एक पेशीय पंप होता है। ये पंप के तरह काम करता, किसके तरह काम करता है देखिएगा। जब हमारे शरीर के अंदर रक्त जाता है तो वो सिकुड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक। जैसे वो पिक होता है ऐसे दबेगा तो इसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक। और जब ये पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक। यानी सिकुड़ना और शिथिलन का हिस्सा, यानी बच्चों अब ढीला हो जाना और वो ढीला होकर अपनी अवस्था में आ जाना। तो ये बात हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। यानी कि बच्चों एक पेशीय पंप है जो रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। ये एक ऐसे पंप है जो पूरे शरीर को क्या करता है, वो सिस्टोलिक के मदद से बच्चों पूरे शरीर के अंदर भेजने का काम, और वो ले जाने का काम हम वाहिका पर बात करेंगे बच्चों, रक्त वाहिका पर। आइए अब इनकी बात पूछा गया कि 4 कक्ष होते हैं हृदय में। कितने कक्ष होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 4 कक्ष होते हैं। पहला कक्ष की बात करें बच्चों, याद रखना दाया अलिंद, जिसको राइट आर्टियम के रूप में जानते हैं। दूसरा होगा बच्चों दाया निलय, जिसको हम लोग राइट वेंट्रिकल के रूप में जानते हैं। और तीसरा होगा बायां आलिंद, जिसको बच्चों लेफ्ट आर्टियम के रूप में जानेंगे। और चौथा होगा बायां निलय, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल के रूप में जानते हैं बच्चों। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों। अब हम लोग कहें बच्चों
इसमें रक्त शुद्ध और अशुद्ध की बात करेंगे, शुद्ध और अशुद्ध की बात हम लोग आगे करेंगे बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको इस बात का पता चल गया कि कितने कक्ष होते हैं मानव के अंतर्गत हृदय के अंदर। तो 4 कक्ष होते हैं। पहला का नाम दायां आलिंद, दूसरा का नाम बच्चों दायां निलय, और तीसरा का नाम होगा बच्चों बायां निलय, और चौथा का नाम होगा बायां निलय बच्चों, बायां आलिंद और बायां निलय बच्चों, याद रखिएगा। अब हम लोग जरा बात कर ले, यह ऑक्सीजन युक्त रक्त या ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग करने का काम करता बच्चों, शुद्ध और अशुद्ध को अलग करता है ये चैम्बर बच्चों, याद। जैसे कि मैं बता दूं बच्चों आपको कि एक प्रकार से हम लोग इस प्रकार से चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये रहा बच्चों, और ये इसमें हम लोग कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं कि याद रखना बच्चों, ये लेफ्ट की बात कर लेंगे और ये राइट की बात कर लेंगे बच्चों, याद रखना। ये किसकी बात कर लेंगे, इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये बात को हम लोगों को जानेंगे। जैसे कि हम लोग कुछ बात कर लेंगे, ये जो आपको हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, एक साइड शुद्ध होगा और एक साइड क्या होगा, अशुद्ध होगा। तो राइट साइड जो होगा बच्चों वो याद रखिएगा अशुद्ध होने की बात करेंगे, और लेफ्ट साइड जो होगा वो शुद्ध होने की बात करेंगे। कि नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? आइए आपको हम दिखाते हैं बच्चों, इस बातों को हम लोग बताने का, जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को बच्चों। जैसे कि हम लोग अभी बच्चों आपके सामने एक डायग्राम को हम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, और ध्यान से सुनिएगा, हम लोग समझेंगे इसके मदद से बच्चों। ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, राइट हो गया। ध्यान से सुनिएगा, राइट साइड क्या होगा बच्चों, इस साइड जो होगा बच्चों याद रखना, इस साइड जो ब्लड होगा वो याद रखना अनप्योर ब्लड, ये अनप्योर होगा, और इस साइड याद रखिएगा प्योर ब्लड होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध रक्त किधर होगा और अशुद्ध रक्त किधर होगा, तो हम लोग कहेंगे राइट साइड जो होगा वो अशुद्ध रक्त होगा, और लेफ्ट साइड जो होगा वो क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा। बात को समझना मेरे प्यारे बच्चे। ये साइड जो है ये रक्त को याद रखना, इस साइड जो भी रक्त होगा वो अशुद्ध होगा, और ये साइड जो होगा वो क्या होगा, शुद्ध होगा। तो आप कहेंगे ब्लड किधर शुद्ध होता है और किधर अशुद्ध होता है, तो राइट साइड जो होगा वो क्या होगा बच्चों, अशुद्ध होगा, और लेफ्ट साइड जो होगा वो ब्लड शुद्ध होगा। अच्छा और खराब, तो अच्छा किधर होगा तो लेफ्ट, और खराब किधर होगा तो राइट होगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं? सभी बच्चे एक बार बताएंगे क्या ये बात सभी को समझ में आया या नहीं बच्चों। आइए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, ये एक डायग्राम पर बात करते हैं। इस डायग्राम के मदद से सभी बातों को एक एक करके हम लोग समझेंगे, एक एक करके सभी बातों को समझेंगे, और यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये सवाल होता है, सर ये हमें समझ में आता नहीं। बच्चों आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल एक एक करके हम इस सभी बातों पर चर्चा करते हैं और बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों। यानी हमारे शरीर के अंदर याद रखिएगा महाधमनी शिरा होती है, जो बड़ा के रूप में पाया जाएगा, दोनों बड़ा होता है, जो बाहर के हिस्सों में काम करता, जिसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों सुपेरियल वेना के बाद, जिसको अग्र महाशिरा कहते हैं, और निम्न महाशिरा होता है। ये क्या करता है बच्चों, रक्त को कहाँ लेके जाता है बच्चों, याद रखना, ये रक्त को बच्चों पहला कहाँ लेके जाता है, आलिंद, यानी बच्चों अशुद्ध रक्त होता है ये साइड, क्या होता है ये बॉडी से फिर लेके आता है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, शरीर के अनेक हिस्सों से बच्चों रक्त को लेकर याद रखना कौन, हम लोग कह सकते हैं अग्र महाशिरा, और दूसरा बच्चों याद रखिएगा निम्न महाशिरा की बात करते हैं। दोनों होता है, ये ऊपर की ओर होता है, ये नीचे की ओर। पूछेगा ऊपर की ओर कौन होता, अग्र महाशिरा, और नीचे की ओर कौन होता, निम्न महाशिरा। और ये रक्त को कहाँ लेकर आएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, आलिंद की ओर आएगा। कहाँ लेकर आएगा, एक चैम्बर है जिस चैम्बर का नाम है बच्चों राइट साइड आलिंद, जिसमें अशुद्ध रक्त होगा। मगर आपके सामने बच्चों ये जो 3 गो चीज आपको दिख रहा होगा, 3 गो खाली खाली आपको गोलाकार कुछ दिख रहा होगा बच्चों, ये कुछ और नहीं बल्कि ये कपाट होता, क्या होता है, जिसको हम लोग कहेंगे याद रखिएगा ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल्व के रूप में जानते हैं। और ये वाल्व ऐसा वाल्व होता है बच्चों, ऐसा याद रखिए कपाट होता है जो रक्त को जाने तो देगा, बात को समझना, रक्त को जाने तो देगा मगर रक्त को पुनः वापस आने नहीं देगा। यानी कि कह सकते हैं कि इस चैम्बर से रक्त जब इस चैम्बर में आएगा तो यही कपाट से गुजरेगा बच्चों, किस कपाट से, यही तीनों कपाट से गुजरेगा, और ये तीनों कपाट से गुजर कर फिर कहाँ आ जाएगा, राइट याद रखिएगा निलय में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, राइट निलय में आ जाएगा। यहां रक्त आ गया और ये चाहेगा पुनः से हम इस चैम्बर में वापस आऊं, तो बच्चों वो वापस नहीं जा सकता है। कहेंगे ऐसा क्या कारण है जो वापस नहीं जाएगा, तो याद रखिएगा ये तीनों चैम्बर जो है, ये तीनों जो कपाट है, ये कपाट जाने समय में, ये जाने का प्रयास वो तब बंद हो जाएगा। सिर्फ आने देगा, एंट्री देगा, मगर कहेगा तुम मेरे बिना परमिशन को, परमिशन होगा फिर भी तुमको नहीं जानेंगे, क्योंकि वहां जाने की जरूरत ही नहीं है तुमको। वो कहेगा तुम आगे बढ़ो, तुमको हम शुद्ध करके आगे भेजने का ये
आगे शुद्ध होने के लिए भेजने का काम करेंगे, तुम वापस जाने का काम मत करो, वो नहीं तो और खतरा होते चले जाएगा। इसलिए ये 3 कपाट पाया जाएगा और ये तीनों कपाट कहता है तुम ऊपर मत जाओ, तुम नीचे की ओर जाओ। अब इस कपाट का नाम पता चल गया, त्रिकस्पिट वाल्व। और एक बात और जानिएगा बच्चों, ये जो वाल्व है, जो अशुद्ध ब्लड होगा, ये 3 को पाया जाएगा। इसमें कितने पाया जाएगा? 3। याद रखना, जो ज्यादा याद रखिएगा खतरनाक होता, उसमें 3 कपाट होता। आप कह सकते हैं जब कोई बदमाश बहुत ज्यादा खतरनाक हो ना, बहुत ज्यादा खतरनाक, तो उनके पीछे याद रखिएगा बहुत सारा फोर्स लगा दिया जाता है। तो याद रखना वही उसी तरह से बच्चों, ये जो रक्त अशुद्ध रक्त होता है, तो इनके पास जो जाएगा बच्चों एक चंबर से दूसरे चंबर, तो इस बीच में कितना कपाट दे दिया जाए? 3 कपाट दे दिया जाता। कितना कप, क्योंकि अशुद्ध है तो 3 होगा और शुद्ध होगा तो कितना कपाट होगा? 2 कपाट होगा। उसी तरह से समझिए। अब हम लोग बातों को जाने बच्चों कि सर आपने तो बताएं कि ये चंबर, ये यहां से रक्त आया बच्चों अग्र महाशिरा से, जो ऊपर की ओर होता, निम्न महाशिरा जो नीचे की ओर होता, यहां रक्त आया पहला चंबर में। अब आप सर ये भी बताएं कि इस चंबर से नीचे की चंबर में जाने के लिए 3 कपाट देखा गया, नीचे चंबर में आ भी गया सर, अब क्या होगा यहां से ब्लड? आपके मन में सवाल तो आएगा, जाहिर सी बात है सवाल तो आना ही है। अब बच्चों हम लोग ये बात कहें कि यहाँ जो आपको एक चंद्राकार आकार दिख रहा है बच्चों, इस प्रकार से दिख रहा होगा, और ये क्या होता बच्चों? यहाँ से इसको हम लोग कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। क्या नाम से जानेंगे? अर्धचंद्राकार कपाट। और याद रखना ये क्या करता है, एक याद रखिएगा जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? फुफ्फुसीय धमनी के रूप में जानेंगे। किस रूप में जानेंगे? फुफ्फुसीय धमनी होता है बच्चों। और ये क्या करेगा? रक्त को, अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर आएगा? एक प्यारा सा 2 आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा, 2, ये है बच्चों कुछ और नहीं बल्कि लंग्स है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? लंग्स है। क्या है ये बच्चों? लंग्स, जिसको फेफड़ा कहते हैं आप सभी बच्चों। तो क्या क्या इस अशुद्ध रक्त को याद रखना किसके मदद से बच्चों? याद रखना फुफ्फुसीय धमनी के मदद से ये कहाँ लेके चले आया? लंग्स में लेकर आया। अब लंग्स क्या करेगा इनको? लंग्स इनको करेगा शुद्ध करने का काम, प्योर करने का काम। और ये जैसे प्योर कर लेगा तो याद रखना फुफ्फुसीय शिरा होता है। क्या होता बच्चों? फुफ्फुसीय शिरा। और ये फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त को कहां लेकर चले आएगा? एक चैम्बर लेफ्ट साइड आपको पढ़ाए थे बच्चों, और वो चैम्बर का नाम है बच्चों आलिंद आर्ट्रियम, जो किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है। और इसमें कैसा ब्लड होगा? कहेंगे इसमें शुद्ध ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा। अब यहां से बच्चों वही कपाट वाला कहानी आ जाएगा। क्यों? यहां शुद्ध है तो शुद्ध के पास कितना कपाट होगा? 2 कपाट होगा। और ये भी कहेगा तुमको हम जाने देते हैं मगर तुमको हम वापस आने नहीं देंगे। पहले कह दिया जाता जाओ तुम, और वापस इस होके नहीं आ सकते हो। तो याद रखना बच्चों, यहां अशुद्ध रक्त इस चैम्बर में आ गया, और इस चैम्बर से याद रखिएगा बच्चों पुनः क्या होगा? नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा, और इसका नाम होता बच्चों निलय। क्या नाम होता है? निलय। और इनके पास भी तो कुछ होगा बच्चों, तो याद रखना, याद रखिएगा इसके पास धमनी वाला, जो महाधमनी वाला कपाट का हिस्सा याद रखना बच्चों, वो आगे की ओर जो बढ़ता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ बच्चों एक गोलाकार स्ट्रक्चर है जो महाधमनीय हिस्सा है। और इसके मदद से बच्चों याद रखिएगा कहाँ चले जाएगा ये रक्त? पूरे शरीर के अंदर जाने का कार्य करेगा, क्योंकि बच्चों यहीं से पंपिंग होगा, और पंपिंग के साथ बच्चों ये चला जाएगा महाधमनी से पूरे शरीर के अंदर जाने का कार्य करेगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं? सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया तो सभी बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे कि सर ये बात हम समझ चुके हैं। अब बच्चों हम लोग ये बात को पूरा डिटेल से समझे, किधर से रक्त आया, किधर से गया। अब ये बात तो हम लोग हृदय के बारे में सभी बच्चों को समझ में आ गया। हमें नहीं लगता अब किसी को इस बातों में टेंशन होगा, इस चीज़ों को समझने में बच्चों। हमें बिल्कुल आशा है कि आप सभी बच्चे इस बातों को समझ चुके होंगे। अब बच्चों अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर ये रहेगा बच्चों। आइए हम लोग एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। फिर आइए अब हम लोग जानेंगे ये काम क्या से करता है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, ये बात तो हम लोग जाने कि वो चैम्बर से बच्चों याद रखना महाधमनी से पूरे शरीर के अंदर जाने का काम करेगा, जाएगा, ये बात ठीक है, हम लोग समझ गए। अब आइए कहता है बच्चों
कि हृदय एक पंप की तरह काम करता है। जो हृदय तो एक पंप की तरह काम करता है, याद रखना, जो पूरे शरीर में रक्त को लगातार प्रभावित करता है बच्चों, याद रखना, प्रवाहित करता है। क्या करता है बच्चों? प्रवाहित करता है। और याद रखना, जिसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं? यह काम वह सिकुड़ने और या ढीला होने की प्रक्रिया से होता है। जैसे उस चैम्बर में, याद रखना, नीले वाले में लब चढ़ गया बच्चों, याद रखना, तो वहां क्या होगा? ये वो जो हृदय का हिस्सा है, वो चैम्बर है, वो क्या होगा? सिकुड़ने चालू हो जाएगा, यानी सिस्टोलिक होना चालू हो जाएगा। देखिए ये सिकुड़ रहा है, और जैसे सिकुड़ेगा तो जो इसके अंदर ब्लड था वो ब्लड आगे की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और वो ब्लड आगे की ओर कहां जाएगा बच्चों? महाधमनी से आगे की ओर बढ़ेगा, जिसको कहते हैं आगे चलकर से धमनी मिलेगा, और वो धमनी से पूरे शरीर के अंदर बिछा हुआ हिस्सा होता है उस धमनी में जाएगा। मगर बात समझना बच्चों, जैसे सिस्टोलिक हुआ तो गया, मगर डायस्टोलिक जब होगा बच्चों, तो वह जो प्रक्रिया है वो पुनः फिर से क्या होगा? वो जो सिकुड़ गया था पुनः क्या होगा? अपने अवस्था में वापस आ जाएगा। यहां तक समझ गए बच्चों? यानी जाने जैसे रक्त को आगे भेजेगा तो वो सिकुड़ेगा, वो क्या होगा? सिकुड़ना चालू हो जाएगा, सिस्टोलिक कहते हैं उसको। और जैसे वो चला गया तो फिर से वो अपने अवस्था में वापस आ जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? अपने, मगर वो ब्लड वापस नहीं आएगा बच्चों, याद रखिएगा, वो ब्लड वापस नहीं आएगा। अब बच्चों हम लोगों को बात करना है कि ये प्रक्रिया तो हम लोग जान गए कि पूरे शरीर के अंदर रक्त धमनी के माध्यम से चला जाएगा। अब आइए, जो महाधमनी के रूप में हम लोग जानते हैं बच्चों, अब रही बात बच्चों कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। अब आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे इसको समझिएगा। कहता है, जब किसी जीव में रक्त हृदय से 2 बार होकर शरीर में प्रवाहित होता है, यानी कहने का मतलब, जब किसी जीव में रक्त हृदय से 2 बार होकर शरीर में प्रवाहित होता है, और पहला चक्कर फेफड़ों तक और दूसरा पूरे शरीर तक, तो याद रखना इस प्रकार के परिसंचरण को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र कहेंगे। इस प्रकार के परिसंचरण को क्या कहेंगे? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे बच्चों? ये भी बात हमें आशा है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा बच्चों कि ये दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। यानी 2 बार जाता है हृदय में भी और 2 बार, याद रखना बच्चों, फेफड़ों में भी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? दोहरा परिसंचरण तंत्र बच्चों। क्या ये बात समझ गए? अब आइए, इतने ठो नहीं बच्चों, अब आइए और हम लोग बात करते हैं इसी पॉइंट पर बच्चों। क्या है बच्चों? ब्लड वेसल। मान के चलिए ब्लड प्रेशर होगा बच्चों, ब्लड वेसल आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, इसको जानिएगा मेरे प्यारे बच्चे। आप तो कहें सर आपने तो बता दिए कि आप सर सिस्टोलिक हुआ, और सिस्टोलिक होगा तो कुछ प्रेशर होगा कि नहीं प्रेशर होगा, कुछ दबाव होगा कि नहीं होगा, आगे जाएगा तो दीवार पर दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और वो जो दबाव पड़ेगा बच्चों, उस दबाव को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेशर के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? प्रेशर के रूप में जानते हैं। और वो क्या होता है, जरा सुनना मेरी बात। धमनियों में बहते रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर, यानी वो जो रक्त जिस होके बह रहा तो उनका भी तो दीवार होगा, और बिना दीवार का तो रक्त जाएगा नहीं, बिना नालिका तो रक्त आगे जाएगा नहीं। जो उनकी दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप के रूप में जाने जाते, यानी जो प्रेशर हृदय से पड़ा और जिसके माध्यम से पूरे शरीर गया, तो उस जो नालिका था उस पर दबाव तो पड़ेगा, वो नालिका धमनी के रूप में जाने जाते हैं। उस पर दबाव जो पड़ा, उस दबाव को ही हम लोग क्या कहते बच्चों? कुछ और नहीं बल्कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। आइए, ये भी बात आप सभी बच्चे समझे होंगे, पर इनको और डिटेल से समझेंगे। क्या समझना बच्चों? आपसे पूछेगा, ये 2 प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से काम करते हैं, ध्यान से सुनना। पहला होगा सिस्टोलिक बच्चों। क्या होता? सिस्टोलिक रक्तचाप की बात करेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जब हृदय के संकुचन के समय का दबाव, जब हृदय का संकुचन हो रहा था, हम ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जैसे ये पिक हुआ, जब जैसे दब रहा बच्चों, इसको कहते हैं संकुचन। क्या कहते हैं? या कह सकते हैं बच्चों हम लोग सिस्टोलिक का रूप। क्या कहेंगे? सिस्टोलिक। मगर इस समय का जो दबाव होगा वो कितना होगा? 120 mmHg होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि जब सिस्टोलिक हो रहा है उस समय का दबाव, उस समय का प्रेशर क्या होगा? तो कहेंगे क्या होगा? 120 mmHg होगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या होगा? 120 mm, याद रखिएगा, Hg होगा। आइए, उनके बाद डायस्टोलिक की बात करें, ये जो वापस जो आएगा बच्चों, और ये पुनः जब अपने अवस्था में आ जाता है बच्चों, तो याद रखना हृदय के ढीला होने
के समय बच्चों दबाव जो होगा वो कितना होगा 80 mmHg होता है। कितना होता है 80 mmHg होता है। और इसीलिए याद रखना सामान्य रक्तचाप लिखा जाता है 120/80 mmHg लिखा जाता है। आप लोग भी सुने होंगे कि ब्लड प्रेशर कितना है, देखिएगा मापने के लिए जाता है तो आप सबको मालूम होगा बच्चों कि कितना देखा जाता है, सामान्य रूप में कहता है इतना है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत, जब ज्यादा होगा तो दिक्कत, कम होगा फिर भी दिक्कत। तो याद रखना सामान्य रूप में देखा जाए तो कितना होता है 120/80 की बात करेंगे mmHg होता है। क्या ये बात सभी बच्चे समझे? आपसे पूछेगा ब्लड प्रेशर किसे कहते तो आप सभी बच्चे बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। हमें आशा है कि आप सभी बच्चे इस बातों को लिख सकते हैं आसानी से बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि ब्लड वेसल्स की बात करेंगे बच्चों, या आइए हम लोग इनको समझेंगे बच्चों एक एक करके। रक्त वाहिनियां पर बात करेंगे। जैसे कि बात आप सबको पता चला बच्चों, हृदय के अंदर बच्चों आपको पता चल गया, हृदय के बारे में जाने। उनके बाद बच्चों हम लोग जाने कि हृदय के अंदर कितना चैम्बर था। उनके बाद हम लोग जाने बच्चों ब्लड प्रेशर के बारे में। और ब्लड प्रेशर जो बच्चों जिस नालिका से वो जाएगा उस नालिका के बारे में तो जानिएगा ना। आपके मन में तो ये बात आएगा, सर आप तो बता दिए कि ब्लड प्रेशर होती है, मगर कौन सी वो नालिका होती है, उस नालिका का नाम क्या होता है? ले जाने वाला भी नालिका होगा और पुनः वापस लाने वाला भी तो नालिका होगा बच्चों। आइए उस नालिका के बारे में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कहता है रक्तवाहिनियां वे नालिकाएं हैं जिनसे होकर रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है बच्चों। यानी वो नालिका होती है जिससे रक्त पूरे शरीर के अंदर प्रभावित होने का कार्य करती है बच्चों, यानी पूरे शरीर के अंदर जाने का कार्य करती है। अब हम लोग बात करें, ये हृदय और शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ती है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो रक्त वाहिनियां है, ये याद रखना हृदय और शरीर के सभी अंगों को आपस में कनेक्ट करता, आपस में जोड़ने का काम करता है बच्चों। ये बात समझ गए? अब हम लोग जानेंगे ये इनके प्रकार के बारे में, जानेंगे कि कितने होते हैं इनके प्रकार। तो इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है बच्चों वो धमनी होगा, धमनियां जिसको कहते, दूसरा होगा सीरा और तीसरा होगा केशिका। तो हम लोग सबसे पहला जानेंगे किनके प्रकार पर किनके, तो याद रखिएगा उसको धमनी कहते। धमनी के बारे में जानेंगे, फिर सीरा के बारे में जानेंगे और फिर किसके बारे में जानेंगे? केशिका के बारे में जानेंगे बच्चों। आइए सबसे पहला हम लोग बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, याद रखिएगा धमनियां की बात करें। आइए इनको समझिएगा क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है, हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली कौन होती है? धमनियां होती है, पहला। दूसरा बच्चों कि इनमें रक्तचाप अधिक होता है। अभी जो ब्लड प्रेशर की बात की है 120 है, तो इसका मतलब 80 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो इसलिए इनमें रक्तचाप अधिक होता है। और तीसरा बच्चों इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती है। मान के चलो दाब जब अधिक होगा तो सहन करने का क्षमता भी तो चाहिए ना, इसलिए याद रखना इनकी दीवारें मोटी होती है और लचीली भी होती है। क्या होती है? लचीली भी होती है, याद रखेंगे। और याद रखना बच्चों अधिकतर धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। जो ज्यादातर बच्चों याद रखना जो धमनियां होती है वो शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर के अंदर ले जाने का कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। यानी अधिकतर जो धमनी है वो धमनियां का हिस्सा जो नालिका है वो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के अंदर ले जाने का काम करती है। मगर याद रखिएगा सिवाय किसके? याद रखना आपसे पूछा जाएगा बच्चों पल्मोनरी आर्टरीज जो है बच्चों, ये याद रखना बच्चों, जिसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों क्या? फुफ्फुसीय धमनी। क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय धमनी। और ये याद रखना अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है। ये बात आपको पूछा जाएगा बच्चों, ये क्या करता है? अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है। सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए तो सभी कैसे रक्त को ले जाने का काम करेगा? तो कहेंगे शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करेगा। कैसे रक्त को ले जाने का काम करेगा? शुद्ध को। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? हमें बिल्कुल आशा है कि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर पर सिराएं पर बात करते हैं, वेंस पर बात करते हैं। आइए समझिए क्या होता सिराएं, समझिएगा मेरी बातों को बच्चों। शरीर लेके तो चला गया, अब लेकर वापस तो आएगा ना। आइए जरा समझना, शरीर से रक्त को वापस हृदय की ओर लाती है। सिरा क्या करती है कि जब शरीर के अंदर रक्त काम कर रहा होता है, काम कर लेता है, तो वो रक्त धीरे धीरे क्या होता? अशुद्ध बन जाता, अशुद्ध हो जाता है। वो काम कर लेता, तो अशुद्ध जब हो गया तो उसको शरीर में तो रह नहीं सकता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ गई। अब वो नहीं रहेगा तो वो क्या होगा? शरीर से उसको शुद्ध करना होता है, तो वह लाने वाला जो रास्ता है उसको हम लोग कहते हैं सिरा।
सिराएं, और याद रखना इनकी दीवारें, जो दीवारें होती है, जो दीवार है इनकी पतली होती है, और याद रखना इनमें रक्तचाप भी कम होगा, किनके अपेक्षा, धमनी की अपेक्षा। और याद रखना इनमें वाल्व पाए जाते हैं जो रक्त को उल्टा बहने से रोकते हैं, यानी इसके पास वाल्व पाया जाएगा, दीवार पाया जाएगा, और ये दीवार कहेगा तुमको हम शुद्ध उल्टा बहने नहीं देंगे, सीधा चलो, सीधा, उल्टा चलोगे तो तुमको रोक देंगे। और ये कौन कहता है? सिराएं कहती है। और याद रखना बच्चों, अधिकतर सिराएं कैसे रक्त को ले जाने का कार्य करती है? ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है, सिवाय किसके? याद रखना यहां भी बच्चों बात वही हुआ कि कौन होगा ऐसे बच्चों, तो आप सबको मालूम है क्या बच्चों कि आपसे पूछा जाएगा फुफ्फुसीय सिराएं होगा। और फुफ्फुसीय सिरा की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बच्चों याद रखना सिर्फ शुद्ध ब्लड को ले जाता है, मगर जो सिराएं होती है अधिकतर कैसे ब्लड को ले जाता है? अशुद्ध को ले जाता है। मगर याद रखना जो फुफ्फुसीय सिरा है वो किसको ले जाएगा? याद रखना शुद्ध ब्लड को ले जाएगा। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां हम जाने फुफ्फुसीय धमनी जो अशुद्ध को ले जाएगा, और यहां जाने फुफ्फुसीय सिरा जो शुद्ध को ले जाएगा बच्चों। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि कुछ जो होता है वो शुद्ध को ले जाएगा, कुछ जो होता है अशुद्ध को ले जाएगा। जो फुफ्फुसीय धमनी है वो किसको ले जाएगा? अशुद्ध को। और फुफ्फुसीय सिरा किसको ले जाएगा? शुद्ध को ले जाएगा। ये बात याद रखना बच्चों, भूलिएगा मत, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि आपको हम जरा बता दूं बच्चों, यहां देख लीजिएगा, आप लोग कंफ्यूजन फिर कर जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा बाद में फिर आपको। हाँ बता देते थोड़ा सा, यहां देखिएगा, आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहां से जब रक्त निकला तो याद रखना ये हिस्सा के अंदर जो रक्त गया वो याद रखना बच्चों, वो याद रखिएगा कैसा रक्त था? अशुद्ध रक्त था। तो इसको ले जाने का काम कौन किया? फुफ्फुसीय धमनी किया। मगर यहां देखिएगा बच्चों, यहां जो रक्त शुद्ध हुआ लंग्स के पास, तो यहां से यहां जो इस चैम्बर में आया, आलिंद, लेफ्ट साइड वाले आलिंद में आया, तो ये कौन चीज था बच्चों? फुफ्फुसीय सिरा। और कैसे ब्लड को ले गया? ये शुद्ध को ले गया, और ये अशुद्ध को ले गया कि नहीं ले गया? तो इस बात का टेंशन नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएं बच्चों। आइए अब हम लोग बात करेंगे, कहां थे बच्चों? आइए हम लोग देखते हैं कौन से पॉइंट पर चर्चा कर रहे थे। धमनी भी हो गया था, सिरा भी हो गया था। अब जो बचा हुआ बच्चों केशिकाएं हैं, क्या है बच्चों? केशिका के बारे में जानेंगे। क्या होती केशिका? जरा समझना मेरे प्यारे बच्चे, इनको समझिए। केशिका के बारे में, ये बहुत सूक्ष्म और पतली रक्त वाहिनियां होती है बच्चों। ये याद रखना सूक्ष्म होती है, बहुत पतला दिखता है बच्चों, याद रखना। और याद रखना धमनियों और सिरा को जोड़ती है। ये क्या करती है बच्चों? धमनी और जो सिरा होती है उसको आपस में जोड़ने का काम करती है, तो उसका नाम है केशिका बच्चों। और बच्चों जानेंगे कि शरीर की कोशिकाओं के पास तक जाने का कार्य भी कौन करती है? केशिका ही करती है। और ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान इन्हीं में होता बच्चों। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हो, जितने भी भोजन हो, हार्मोन हो, ऑक्सीजन हो, इन सब का आदान प्रदान किन के अंदर होता है? ये आपके सामने केशिका दिख रहा होगा, जो बहुत पतला होता है बच्चों, धमनी और सिरा की अपेक्षा बहुत ज्यादा पतला होती है। और इसी के अंदर बच्चों ये आदान प्रदान करने का कार्य करता, किनका? ऑक्सीजन का, भोजन का, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का बच्चों। क्या ये बात भी सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा? हम लोग धमनी भी जाने, सिरा भी जाने, और केशिका को भी जाने, जो रक्त वाहिनियां के रूप में जानी जाती है बच्चों। अब जो हमें बात करना है वो ब्लड के बारे में बात करना है। अब बात तो यही करना है कि जाता इस सब की मदद से कौन है? रक्त जाता है। तो रक्त क्या होता? आइए हम लोग जानेंगे रक्त के बारे में, पूरे डिटेल से हम लोग बात करेंगे। क्या होती है रक्त? समझिएगा सभी बच्चे, रक्त के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए रक्त के बारे में जानते हैं बच्चों, समझिएगा। कहता है क्या कि रक्त एक द्रव्य संयोजी उत्तक है बच्चों, यानी जिसको तरल संयोजी उत्तक के रूप में जानते हैं बच्चों। और याद रखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या होता है बच्चों। तो याद रखिएगा संयोजी उत्तक के रूप में जाने जाते हैं, टिश्यू के रूप में जाने, यानी द्रव्य संयोजी उत्तक है जो शरीर के सभी भागों तक किसको ले जाएगा? ऑक्सीजन जो होता है, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। तो याद रखना बच्चों कि ये जो एक रक्त जो है, जिसको हम लोग कहेंगे बच्चों एक द्रव्य संयोजी उत्तक है, जो शरीर के सभी भागों तक किसको? ऑक्सीजन को, फिर कहेंगे पोषक तत्वों को, हार्मोन को और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है बच्चे। किसको क्या करता है? परिवहन करता है।
तो ये बात सभी बच्चे जाने कि रक्त के मदद से बच्चों पूरे शरीर के अंदर क्या क्या चीज जाएगा, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन जाएगा, पोषक तत्व जाएगा, हार्मोन जाएगा और अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन होता है या नहीं बच्चों। यानी जाना भी होगा तो अच्छा चीज जाएगा और खराब चीज को वापस लाने का काम करेगा कि नहीं करेगा बच्चों। तो याद रखना ये ब्लड के अंदर इतना चीज, ब्लड के माध्यम से इतना चीज जाएगा और कुछ अपशिष्ट पदार्थ को वापस भी आना होता है बच्चों, और वो भी किसके मदद से, रक्त के मदद से भी वापस आएगा। तो याद रखिएगा एक द्रव्य संयोजी उत्तक है जो, याद रखिएगा इनके मदद से बच्चों ऑक्सीजन को ले जाना होता, पोषक तत्व को ले जाना होता, हार्मोन को और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाना होता है। आइए हम लोग जानेंगे कि रक्त के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग जानेंगे एक एक करके रक्त के मुख्य घटक के बारे में। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से घटक होते हैं इनका। तो पहला घटक के बारे में आप लोग जानते होंगे, प्लाज्मा जो सबसे अधिक पाया जाएगा वो 55% देखने को मिलेगा, और रेस्ट जो होगा 45% बच्चों, और वो 45% के अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर बच्चों WBC हो जाएगा, RBC हो जाएगा और प्लेटिलेट्स हो जाएगा। जो ब्लड का याद रखिएगा हिस्सा, पहला ब्लड जो RBC होगा, दूसरा जो WBC होगा और तीसरा जो प्लेटिलेट्स होगा। याद रखना बच्चों वो 45% के अंदर आ जाएगा, और 55% के अंदर याद रखिएगा ये क्या होता है, जल वगैरह की मात्रा होता, खनिज पदार्थ की हम लोग बात करेंगे, ये सब 55% के अंदर प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलेगा। समझिएगा बच्चों, कहता है क्या प्लाज्मा के बारे में कि यह रक्त का द्रव्य भाग होता है बच्चों। याद रखना कौन सा भाग होता है, जिसके अंदर जल की बात करें, अधिक मात्रा में जल होता है बच्चों। याद रखिएगा इनमें पानी, नमक, प्रोटीन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ घुले होते हैं। याद रखिएगा किस, इसके अंदर जो प्लाज्मा होगा इनके अंदर क्या क्या होगा, पानी होगा, नमक होगा, प्रोटीन और हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ क्या होता, घुला हुआ होता। किसके अंदर बच्चों, प्लाज्मा के अंदर, जो किसका परसेंटेज कितना होगा, 55%। और याद रखना पोषक तत्वों, जैसे बच्चों कह सकते हैं पोषक तत्व और CO2 का परिवहन करता है। ये क्या करेगा, पोषक तत्व और CO2 का परिवहन करता है। कौन, तो कहेंगे प्लाज्मा करता है। कौन करता है, जो हमारे शरीर में कितना परसेंट होगा, 55% के साथ होगा बच्चों। याद रखिएगा। अब हम लोग जो दूसरा नंबर पर बात करेंगे, लाल रक्त कणिकाएं की बात करेंगे, RBC की बात करेंगे, रेड ब्लड सेल की बात करें। समझिएगा मेरी बातों को ध्यानपूर्वक बच्चों। कहता यानी लाल रक्त कणिकाएं रक्त की वे कोशिकाएं हैं जिनका मुख्य कार्य शरीर के, याद रखना, शरीर के विभिन्न भागों तक किसको ले जाना बच्चों, ऑक्सीजन को ले जाना। यानी इसका जो मुख्य काम है, जो याद रखिएगा प्रमुख काम की बात करेंगे, ये प्रमुख काम क्या है, शरीर के अनेक भागों तक क्या ले जाना होता है, कहेंगे ऑक्सीजन को ले जाना होता है। और ये कौन ले जाएगा बच्चों, तो कहेंगे ऑक्सीजन को ले जाने का काम ये RBC करता है। ये रक्त का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बच्चों। याद रखिएगा। दूसरा बात हम लोग जानेंगे, इनमें हीमोग्लोबिन नामक, याद रखना हीमोग्लोबिन नामक लाल के अंदर यानी लाल रक्त का पदार्थ पाया जाता जो ऑक्सीजन को बांधता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कह सकते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर बच्चों हीमोग्लोबिन पाया जाता, और यही हीमोग्लोबिन बच्चों याद रखना जो बांधने का, ऑक्सीजन को बांधता है और बांध के पूरे, याद रखिएगा, पूरे शरीर के अंदर ले जाने का काम करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कैसे पहुंचता है, तो याद रखना कि उस रक्त के अंदर बच्चों हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध के रखता है और कहता चलो तुम मेरे साथ, पूरे शरीर के अंदर उसको ले जाने का काम करता। मगर ले जाने के पीछे कुछ रीजन होगा, इनके पीछे कुछ न कुछ याद रखिएगा कारण होगा, वैसे शरीर के अंदर नहीं ले जाएगा। उसके मदद से हम कह सकते हैं कि भोजन सब जाता है, जो भोज्य पदार्थ होता है उसको ले जाने का काम करता, जो हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है, जो हम लोग अभी बोल रहे हैं बच्चों, वो याद रखना इसी के मदद से जाता है, फिर एनर्जी के रूप में जाता है, ताकि हम लोगों को ताकत मिलता है बच्चों। अब ये भी बात सभी बच्चे जाने कि RBC के बारे में भी सभी बच्चे जाने। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों RBC की विशेषता की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को बच्चों। कहता है इनका रंग लाल होता है, वो भी किसके कारण होगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में एक पदार्थ पाया जाता है ग्लोबिन, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, इतना डिटेल से हम लोग बात करने वाले यहाँ नहीं है बच्चों, क्योंकि जो पूछा जाएगा आपके अंदर वही उसी पर बात करते हैं बच्चों। दूसरा है बच्चों, इसके अंदर जो पाया जाएगा वो याद रखेगा यह द्विअवतल आकार की होती है बच्चों। याद रखिएगा बाय कनकेव की बात करें डिस्क के रूप में पाया जाता, कौन कह सकते हैं बच्चों, RBC। कौन बच्चों, RBC।
उनके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें केंद्रक की कोई बात नहीं करेंगे। आप कभी भूल से भी मत बोल दीजिएगा कि आरबीसी के अंदर केंद्रक पाई जाती है, इनमें केंद्रक नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? केंद्रक नहीं पाई जाती बच्चों, याद रखना। उनके बाद हम लोग जानेंगे इनका जीवन काल कितने दिनों का होगा, पूछेगा 120 दिनों का, और ये अस्थि मज्जा में बनती है बच्चों, बोन मैरो के अंदर बनता। आपसे पूछेगा कि आपके शरीर के अंदर आरबीसी कहाँ बनता है, तो कहेंगे अस्थि मज्जा के अंदर। इनका जीवन काल कितना होता, तो कहेंगे 120 दिन होता बच्चों, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसको लाल करने का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन। और ये किस आकार का, कैसा आकार दिखता है, तो द्विअवतल के रूप में दिखता है बच्चों, द्विअवतल के रूप में। क्या ये बात सभी को समझ में आया या नहीं? आइए, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो हम लोग बात करते हैं अब बच्चों की श्वेत रक्त कनिकाएं पर बात करते हैं, यानी बच्चों हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी पर। और ये याद रखना आपके शरीर में पाया जाता है, और आपके शरीर के अंदर बच्चों याद रखिए इम्यूनिटी का कार्य करता है। किसी भी रोगों से लड़ने का काम कोई करेगा तो उसका नाम है बच्चों डब्ल्यूबीसी। आपके शरीर के अंदर रक्षा करने का कोई काम करेगा, कोई भी जीवाणु से, कोई भी बैक्टीरिया से, कोई भी वायरस से, कोई भी प्रोटोजोआ से, तो याद रखिएगा उसका नाम होगा बच्चों कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा, डब्ल्यूबीसी। और याद रखिएगा यही आपके शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जीवाणु से बचाने, भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस से बचाने का काम कोई करेगा तो यही करता है बच्चों। कह सकते हैं कि श्वेत रक्त कनिकाएं रक्त की वे कोशिकाएं हैं जिनका मुख्य कार्य शरीर को रोगों और संक्रमणों से बचाना, यानी जो आपके शरीर के अंदर कोई रोग ना हो जाए, उस संक्रमण कोई चीज का ना हो जाए, कोई चीज हमला ना कर दे कोई जीव, तो उसको बचाने का काम, उससे रोकने का काम कोई करता, तो उसका नाम है बच्चों कौन, तो कहेंगे डब्ल्यूबीसी। कौन होता है? और याद रखना इन्हें शरीर के रक्षक कोशिका के रूप में जाना जाता है। इन्हीं को किस रूप में जाना जाता है? रक्षक कोशिका के रूप में जाना जाता, जो हमारे शरीर को रक्षा करने का कार्य करती है बच्चों, याद रखिएगा। जिस तरह से जो सेना लोग होते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, तो हमारे देश का रक्षा करता है, उसी तरह से आपके शरीर का रक्षा करने का कोई काम करेगा तो वो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी होता है, जो आपके शरीर को याद रखिएगा रक्षा करने का काम करता है। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों इनकी विशेषता को जानिए बच्चों, किनकी विशेषता की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की विशेषता को जानिए। याद रखिएगा इनका रंग सफेद होता है, याद रखिएगा हल्का सफेद देखने को मिलता है बच्चों। इनमें बच्चों याद रखिएगा न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। याद रखना बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा, मगर डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होगा, केंद्रक पाया जाता है। और बच्चों इनकी संख्या आरबीसी से बहुत कम होती है। आरबीसी से याद रखिएगा बच्चों इनकी संख्या बहुत कम होती है, इसका मतलब है इनकी संख्या आरबीसी से बहुत कम होती है, ये बात याद रखना। उनके बाद ये भी बच्चों अस्थि मज्जा और लसिका तंत्र याद रखिएगा बच्चों में बनती है। ये दो जगह बनती है, एक का नाम होगा बच्चों अस्थि मज्जा और एक का नाम होगा लसिका तंत्र बच्चों। याद रखिएगा बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा, और एक बच्चों बोन मैरो के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कौन कौन जगह ये बनता है, तो ये दोनों को याद रखिएगा। और तीसरा सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीवन काल कुछ घंटों से कुछ दिनों तक होता है। उसके अंदर 120 दिनों की बात की, मगर याद रखना डब्ल्यूबीसी जो होता है बच्चों ये कुछ घंटों से कुछ दिनों तक जिंदा रहता है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं? सभी बच्चों को जब ये बात समझ में आ गया तो सभी बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे, सर ये बात हम समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे, याद रखिएगा जो तीसरा ब्लड की बात करते हैं वो याद रखिएगा जिसका नाम है बच्चों प्लेटलेट्स की बात करेंगे। और ये याद रखिएगा आपके शरीर के अंदर बच्चों याद रखिएगा क्या करेगा आपके शरीर, यानी बच्चों रक्त का थक्का जमाता है, जमाने का कार्य करता है बच्चों। इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैसे जरा समझना, इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना। क्या कैसे थक्का जमाना जरा समझना। कहता प्लेटलेट्स रक्त के छोटे अनियमित आकार के ठोस कण होते हैं, यानी अनियमित आकार के एक ठोस कण के रूप में जाने जाते हैं, और जिनका काम है, जिनका मुख्य काम है बच्चों रक्त का याद रखना, यानी रक्त का थक्का जमाना। यानी शरीर के अंदर नहीं बच्चों, जब कोई कहीं से कट जाए और कटने के बाद जब ब्लड निकलने लगे तो अजी मान के थक्का नहीं बनेगा तो पूरा रक्त निकल जाएगा, तो वहां जो कटने जहां कटा बच्चों वहां जो बाहर निकला तो उसको क्या करता, थक्का बना देता ताकि और ब्लड ना निकल सके बच्चों, याद रखना। और चोट लगने पर प्लेटलेट्स तुरंत सक्रिय हो जाता है और
खून को बहने से रोकते हैं। मगर ऐसा होगा बहते रह जाएगा तो हीमोफीलिया हो जाएगा। एक बीमारी होता है कि प्लेटलेट्स का कमी हो गया तो बच्चों हीमोफीलिया हो जाएगा, और याद रखना ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है। ऐसे में देखा गया है कि इस प्रकार के जब प्लेटलेट्स का किसी के शरीर में कमी हो जाता है तो याद रखना वो बीमारी बच्चों याद रखना उस व्यक्ति के लिए घातक हो जाता है। उस व्यक्ति को अंततः याद रखिएगा मृत्यु का प्राप्त हो जाता। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके शरीर से जब रक्त निकल जाएगा तो आप मरबे नहीं करिएगा। मान के चलिए किसी व्यक्ति के शरीर से रक्त बाहर निकल जाएगा और निकलते रह जाएगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा। और याद रखना ये कब होता है? जब आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स का कमी होगा तब ऐसा देखने को मिलता है बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों, उनके बाद इनकी बात करें विशेषता पर बात करें तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स बहुत छोटे और बिना न्यूक्लियस के होते हैं। इनमें भी न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होगा बच्चों। याद कीजिए किस किस में नहीं हुआ तो याद रखिएगा आरबीसी के अंदर नहीं था, डब्ल्यूबीसी के अंदर था, और किसके अंदर नहीं होगा? प्लेटलेट्स के अंदर नहीं होगा बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करेंगे इनका निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा के अंदर होगा, बोन मैरो के अंदर होगा, और चोट लगने पर ये रक्त के थक्के बनाते हैं। ये क्या करेगा? रक्त के थक्के बनाने का काम करेगा। क्या करेगा? रक्त के थक्के बनाने का काम करेगा। इनकी संख्या आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से भी कम होती है, तो सबसे ज्यादा आरबीसी, उनके बाद डब्ल्यूबीसी, और उन दोनों से भी कम किसका होगा बच्चों? याद रखिएगा किसका होगा? याद रखिएगा ये प्लेटलेट्स का होगा, ये बात याद रखना। उनके बाद इनका जीवन काल याद रखिएगा लगभग 7 से 10 दिनों का होता। तो पहला का जीवन काल 120 दिन, दूसरे का तो था बच्चों डब्ल्यूबीसी कुछ घंटों से कुछ दिन की बात किए, और याद रखिएगा जो प्लेटलेट्स है इनका जीवन काल की बात करें बच्चों तो याद रखना कितना दिन? यानी 7 से 10 दिन की बात हम लोग करेंगे। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया बच्चों? आइए अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों क्या, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद की पॉइंट पर चर्चा करते हैं रक्त का क्या काम है। आपकी बात को जानेंगे आप सभी बच्चे, बात जानेंगे। क्या जानेंगे सर? ये इतना बात तो हम लोग समझ गए, और कार्य बताइए और क्या काम कर सकता है हमारे शरीर के अंदर, जरा समझना। सबसे पहला काम तो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, पहला। दूसरा CO2 को बाहर निकालना, ले जाना बच्चों, यानी बाहर लाने का काम करेगा। भोजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना, और तीसरा बच्चों हार्मोन और एंजाइम का परिवहन करना, और रोगों से रक्षा करना, और शरीर का तापमान नियंत्रित रखना, और चोट लगने पर थक्का बनना। ये काम सब किसका है बच्चों? याद रखिएगा रक्त का काम है। किसका काम है? रक्त। और ये याद रखना रक्त ना हो हमारे शरीर में, रक्त के ऑक्सीजन के मदद से सभी चीजों को जाना होता और आना होता है, तो ये सब काम कौन करता बच्चों? रक्त करता है। और इसीलिए कहा जाता है जब सबके किसी के शरीर में रक्त का कमी हो जाए तो बीमारी दिखने लगता है। इसीलिए जो रक्त होना चाहिए बच्चों वो याद रखिएगा सबके शरीर में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो याद रखना बच्चों इसके लिए तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर और इस पर इलाज जारी रखना चाहिए बच्चों, याद रखिएगा। 5 से 6 लीटर नॉर्मल ब्लड चाहिए बच्चों। फीमेल को थोड़ा सा कम चाहिए और मेल की अपेक्षा फीमेल को कम चाहिए बच्चों, याद रखिएगा। फीमेल को ज़्यादा रक्त की आवश्यकता इसलिए याद रखिएगा कम हो जाता है उनके शरीर में, क्योंकि उसके शरीर में मासिक चक्र होती है, और वो मासिक चक्र में बच्चों याद रखिएगा कुछ ब्लड जो होता है वो लॉस हो जाता है, जिसके कारण फीमेल के अंदर ब्लड कम दिखता है। किनकी अपेक्षा बच्चों? याद रखिएगा मेल की अपेक्षा। मगर एक बात और बता दूं बच्चों, जब ब्लड कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। मेल का हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, फीमेल का कम होगा। यानी बच्चों कह सकते फीमेल के अंदर 13 ग्राम होगा हीमोग्लोबिन, तो मेल में कितना होगा? 14 ग्राम, यानी 1 ग्राम का कमी होता। और ये कमी किसके कारण बच्चों? जब ब्लड कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको उनके शरीर में क्या कम हो जाएगा? हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो ये बात याद रखना बच्चों। क्या ये बात सभी को याद रहेगा? आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। क्या चर्चा करेंगे? चर्चा करेंगे याद रखिएगा बच्चों, आप लसिका के बारे में सुने होंगे बच्चों, और लसिका के बारे में आप लोगों को देखना है, लसिका के बारे में आप लोगों को समझना है बच्चों। लिम्फ की बात करें बच्चों तो ये लिम्फ क्या होता? आपके मन में सवाल आएगा, सवाल आएगा या नहीं आएगा बच्चों? समझिएगा लसिका के बारे में जानना होगा। क्या होता लसिका? कोशिकाओं के आसपास पाया
जाने वाला हल्का पीला द्रव, ध्यान से सुनना, हल्का पीला द्रव जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है और पदार्थों का परिवहन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लसिका के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, लसिका के रूप में जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे लसिका क्या होता है, तो आपसे पूछा जाएगा तो कोशिकाओं के आसपास पाया जाने वाला हल्का पीला द्रव जो प्रतिरक्षा प्रदान करता, जो रक्षा प्रदान करता और पदार्थों का परिवहन करता, उसी को हम लोग लसिका के रूप में जानते हैं। क्या ये बात जाने बच्चों, यानी एक हिस्सा लसिका है जो हमारे शरीर के आसपास पाया जाएगा और याद रखिएगा ये रक्षा भी करता है और ये परिवहन का भी काम करता। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या होता है लसिका, तो ये बात आप सभी बच्चे लिख दीजिएगा एक लाइन, और ज्यादा आपसे इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा बच्चों। उनके बाद हम लोग बच्चों बात करें, अब हम लोग बात करें बच्चों, याद रखिएगा जो प्लांट के अंदर याद रखिए ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, तो वो प्लांट के अंदर भी तो होगा बच्चों। जिस तरह से मानव के अंदर हम लोग जाने कि हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से पूरे शरीर के अंदर जाना होता है और आना होता है ऑक्सीजन के मदद से सभी चीज़ों को, तो ट्रांसपोर्ट के रूप में काम किया। उसी तरह प्लांट के अंदर भी तो ट्रांसपोर्टेशन के रूप में काम करेगा, परिवहन के रूप में काम करेगा। तो प्लांट के अंदर कैसे काम करता, क्योंकि वो भी एक जीव है बच्चों, हम लोग भी एक जीव है, वो प्लांट के रूप में जाने जाते हैं हम लोग, याद रखिएगा जंतु के रूप में है, तो उसके अंदर भी तो होगा बच्चों। आइए उनके अंदर कैसे होता है उनको भी जानते हैं बच्चों। पौधों में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी, खनिज और भोजन पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, परिवहन के रूप में जानते हैं। और वो भी किस में कहेंगे बच्चों, प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर। तो हम लोग जानेंगे बच्चों पौधों के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होगा बच्चों, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के उत्तक के द्वारा होता। कितने प्रकार के उत्तकों के द्वारा, मुख्य रूप से कहेंगे तो दो प्रकार के उत्तक करते हैं। और वो कौन कौन से उत्तक करेंगे, पहला उत्तक का नाम है बच्चों जाइलम। आप लोग सुने होंगे जाइलम के बारे में बच्चों, क्या होता जाइलम, ध्यान से सुनिएगा। कहता है जाइलम पौधों में वह वाहिका तंत्र है जो जड़ों से पानी, जड़ों से क्या करेगा, पानी और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता है बच्चों। क्या करता, जड़ों से क्या करेगा, पानी और खनिजों को कहां तक पहुंचाएगा, पत्तियों तक पहुंचाता है। और याद रखना फिर पत्ती सूरज के रोशनी से जब उस पर प्रकाश संश्लेष, प्रकाश की क्रिया, प्रकाश पड़ेगा तो याद रखिएगा पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता, आप सबको मालूम होगा। और याद रखना बच्चों यह परिवहन मुख्य रूप से ऊपर की ओर एक दिशा में होता है। ये जो परिवहन होगा जो जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम, और ये खास बात ये है बच्चों कि यह परिवहन मुख्य रूप से ऊपर की ओर एक दिशा में होती है बच्चों। याद रखना एक ही दिशा में होगा, दूध और अदर दिशा की बात हम नहीं करेंगे, एक ही दिशा में होता है। और जिसका काम क्या होता है, जड़ों द्वारा अवशोषित पानी को पत्तों यानी पत्तियों तक ले जाना, मिट्टी से मिले खनिज लवण का परिवहन करना, और तीसरा है पानी के ऊपर उठने में, याद रखिएगा यानी बच्चों पिरेशन की बात करें, जो ट्रांसपिरेशन इसके अंदर दिखता है बच्चों, वो पुल के रूप में होता है, उनका सहायता करना। और लास्ट में बच्चों पौधे के तने को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा बच्चों। तो ट्रांसपिरेशन का काम जो पुल के रूप में होता है, इसका काम करने का कोई करेगा तो वो कौन करेगा बच्चों, जाइलम के द्वारा होगा। तो आप याद रखिएगा बच्चों पानी के ऊपर उठने में कौन काम मदद करता है, तो याद रखिएगा ट्रांसपिरेशन पुल होगा, और यही उसको क्या करता, मदद करने का काम करता है बच्चों। अब हम लोग जानेंगे बच्चे, हम लोग जाने बच्चों ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जाने बच्चों, इनके बारे में हम लोग जाने, इनके बारे में जाने, जिसमें पहला हम लोग जाने क्या जाने बच्चों, पहला जाने बच्चों ट्रांसपिरेशन के बाद हम लोग किए। अब हम लोगों को जानना है बच्चों, क्या जानना है, अब हम लोगों को जानना है फ्लोएम के बारे में जानना बच्चों। क्या होता है फ्लोएम, इसके बारे में जानिए बच्चों। फ्लोएम पौधों में भोजन यानी ग्लूकोज और शर्करा को, याद रखिएगा, पत्तियों से पौधों के अन्य सभी भागों तक पहुंचाने वाली वाहिका प्रणाली है बच्चों। यानी कहने का मतलब यह है कि ग्लूकोज और शर्करा को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कोई काम करेगा तो उसका नाम है बच्चों, याद रखिएगा क्या नाम से हम लोग जानते हैं, फ्लोएम के रूप में हम लोग जानते हैं। मगर यह याद रखना यह परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है। उसमें देखिएगा एक खास दिशा में देखने को मिला ऊपर की ओर, मगर याद रखना ये दोनों दिशाओं में देखने को मिलता। किस दिशाओं में बच्चों, याद रखिएगा दोनों दिशाओं में देखने को मिलती है बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों, उनके बाद हम लोग बात करें फ्लोएम के मुख्य कार्य की बात करें तो याद रखिएगा पत्तियों में बने भोजन का स्थानांतरण करने का काम करेगा। दूसरा बच्चों बढ़ते हुए भागों तक पहुंचाने का काम करेगा। और बीज, फल, जड़ और
तने तक शर्करा का, याद रखिएगा, वितरण करेगा। और ये भी कौन करेगा? यही वितरण करता बच्चों। और पौधों के सभी भागों को ऊर्जा प्रदान कौन करेगा? तो याद रखिएगा फ्लोएम करेगा बच्चों। तो याद रखना, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछा जाए तो दोनों के बारे में चर्चा कर दीजिएगा, क्या होता है। और एक एक दिशा में काम करेगा ऊपर की ओर, और एक जो होगा दोनों दिशा में काम करेगा, और ऊपर और नीचे। तो याद रखना, ऊपर और नीचे काम करने वाले को क्या कहेंगे? फ्लोएम के रूप में हम लोग जानते हैं। अब आइए बच्चों क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। जितने भी बात हम लोग अभी पढ़े बच्चों, थ्योरिकल रूप में जितने भी बातों पर हम लोग चर्चा किए, थ्योरी के रूप में जितने भी बातों पर चर्चा किए, उन सभी बातों को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे बच्चों कि क्वेश्चन के मदद से क्वेश्चन के रूप में हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। जो कि क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, क्या है? परिवहन क्या है? परिभाषित करे बच्चों। क्या कहता? परिभाषित करने की बात करा। तो समझिएगा मेरी बातों को बच्चों। चलिए, कहता है कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पानी, खनिज, भोजन, गैस और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? परिवहन कहते। तो आपसे कुछ सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि परिवहन क्या है, परिभाषित करे, तो ये क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा बच्चों आसानी से। आइए उनके, क्योंकि इसमें हम डिटेल से बात कर लिए बच्चों। उनके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पौधों में परिवहन कैसे होता है? आपको अभी बताए बच्चों, पौधों में परिवहन कैसे होता है, किस रूप में बच्चों पौधों के अंदर परिवहन देखने को मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पौधों में परिवहन दो उत्तकों द्वारा होता है। दो उत्तक का नाम तो हम लोग बताए बच्चों, एक होगा बच्चों जाइलम और एक होगा फ्लोएम, जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम में जड़ों से पानी, खनिजों को पत्तियों तक ले जाया जाता है बच्चों। और दूसरा फ्लोएम जो होगा पत्तियों में बना भोजन पूरे पौधों में पहुंचाता है। यानी जो जाइलम होते हैं वो या क्या करता है बच्चों, वो खनिज को, जल को पत्ती तक लेके आने का काम करेगा, और वहां जो भोजन बन जाएगा उस भोजन को पूरे दिशा में, पूरे शरीर के अंदर, पूरे पौधा के प्लांट के अंदर भेजने का सभी भागों में वो याद रखिएगा वो कौन करेगा? तो उसका नाम है बच्चों फ्लोएम। याद रखना सभी बच्चे। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जानिए बच्चों, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? दोनों के अंतर के बारे में पूछा गया, तो क्या अंतर होता जरा समझना बच्चों, क्या अंतर होता समझिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन अंतर पर हम लोग बात करेंगे। कितने अंतर पर बच्चों? पहला, दूसरा और तीसरा, दोनों के अंदर तीन तीन अंतर पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला, जाइलम के अंदर पानी और खनिजों का परिवहन करता, पहला इनके अंदर बच्चों भोजन का परिवहन करता है। पहला, दूसरा एक दिशा में ऊपर की ओर, और याद रखना ये दोनों दिशा में बच्चों ये क्या करेगा? दोनों दिशा में, ऊपर नीचा दोनों दिशा में जाने का काम करेगा। और तीसरा जो होगा बच्चों जाइलम के अंदर ट्रांसपीरेशन पुल से चलता है, और ये याद रखिएगा किससे चलेगा? ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया से चलता। तो इसमें ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया होगा, यानी लोकेट करके, और ये याद रखना ट्रांसपीरेशन पुल से चलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे ये जाइलम किससे चलेगा, तो कहेंगे ट्रांसपीरेशन के पुल के कारण चलेगा। और ये किससे चलेगा? एक प्रक्रिया है ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया से चलता है। तो आपसे पूछ देगा जाइलम और फ्लोएम में अंतर, तो क्या बता देंगे सभी बच्चे? बिल्कुल, हमें आशा है कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों कि यानी जाइलम क्या है और इनका क्या कार्य है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन वही से याद रखिएगा, वही क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं जो कि आपके पूछने का चांस सबसे अधिक है, जो कि आपको पूछा जाएगा। तब तो बच्चों हम आप सभी बच्चों को एक टारगेट दिए हैं कि 450 कैसे लाया जाए। तो याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराया जाए जो आपको यहीं से देखने को मिलेगा बच्चों सभी क्वेश्चन। आइए हम लोग जानेंगे बच्चों कि जाइलम पौधों में जलवाहक उत्तक है। क्या होता? जलवाहक उत्तक है। यह जड़ों से पानी और खनिज लवणों को पौधों के ऊपर यानी ऊपरी भाग तक पहुंचाता है और पौधों को मजबूती भी देता है बच्चों। तो याद रखना ये जो हिस्सा है जाइलम किसे कहते, इस बात का पता चल गया कि जाइलम पौधों से जलवाहक उत्तक के रूप में, यानी जलवाहक उत्तक है, जड़ों से पानी और खनिज लवणों को क्या करेगा? पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचाएगा। और क्या करता है? ये पौधों को क्या करता? मजबूती भी देने का काम करता। ये बात समझ गए क्या होता? बात बच्चों समझ गए, काम क्या करता ये भी बात समझ गए। उनके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये रहा बच्चों कि मानव में परिवहन तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। पूछेगा कि मानव के अंदर, हम लोगों के अंदर परिवहन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानिए। आइए
हम लोग जानेंगे बच्चों कि मानव में की बात करें तो मनुष्य में परिवहन तंत्र इनके तीन मुख्य घटक होते हैं। पहला है हृदय की बात करें, रक्त की बात करें और रक्त वाहिनियां की बात करें। इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, जो क्वेश्चन पूछेगा उसी का हमें आंसर देना है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा लिख दीजिएगा, पता चलेगा लिखने की वजह से भी नंबर कट जाएगा। तो इतना ही लिखना है जितना पूछा गया, और ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं। साइंस में ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा लिख देंगे तो बहुत ज्यादा नंबर, ऐसा नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। उतना ही जितना पूछा गया उतना ही बात करना है। तो याद रखिएगा तीन चीज पाया जाएगा, तीन इनके याद रखिएगा घटक होते हैं। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चे, उनके बाद जानेंगे मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है। आपसे पूछेगा कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, पूछेगा ना, आपको बताए ना बच्चों कि दोहरा परिसंचरण क्या है। 2 बार फेफड़ों के अंदर और 2 बार याद रखिएगा पूरे शरीर के अंदर जब जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। यानी जब रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है और पहली बार फेफड़ों तक और फुफ्फुसीय परिसंचरण, दूसरा बच्चों याद रखना, और दूसरी बार पूरे शरीर तक, यानी शारीरिक परिसंचरण, इसे हम लोग क्या कहेंगे, दोहरा परिसंचरण तंत्र के रूप में जाने। और इस प्रकार के पीछे भी हम लोग जब आपको पढ़ा रहे थे वन शॉट के रूप में बच्चों, वहां कराएं। क्या होता तो बात समझ गए कि जब 2 बार जाएगा पूरे शरीर के अंदर, 2 बार जाएगा फेफड़ों के अंदर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं बच्चे। उनके बाद हम लोग जानेंगे रक्तचाप। आपको रक्तचाप भी बताएं बच्चों, वहां इसमें भी क्वेश्चन भी समझिए क्या कैसे पूछा जाएगा रक्तचाप क्या है, तो आप जवाब देंगे रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव। याद रखिएगा जो प्रेशर देता है, यानी दिया गया, यानी कह सकते हैं डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। और सामान्य रक्तचाप क्या होगा बच्चों, 120/80 होगा। तो आप सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि जो दबाव होता है, जो दबाव डाला जाता है उसी को रक्तचाप कहते हैं, और ये सामान्य कितना होगा, 120/80 होता है। ये बात याद रखिएगा सभी बच्चे। उनके बाद हम लोग बात कर ले बच्चों नेफ्रॉन के बारे में, पूछा जाएगा क्या होता है नेफ्रॉन बच्चों। अच्छा नेफ्रॉन है बच्चों यहाँ, हाँ आइए इनको भी थोड़ा सा जान लेते। मगर ये आपका क्वेश्चन यहाँ, ये चीज याद रखिएगा बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन का हम लोग बात नहीं करेंगे। उत्सर्जन जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे वहां इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको मालूम होगा किडनी के अंदर बच्चों नेफ्रॉन पाया जाता है, उन पर हम लोग बात करेंगे। वहां क्या होता थोड़ा समझ लीजिए कि नेफ्रॉन गुर्दे की याद रखिएगा संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह रक्त को छानकर मूत्र बनाता है। यह रक्त को छानकर क्या बनाएगा बच्चों, मूत्र बनाने का काम करता। तो अब क्या होता है ये बात बता दीजिएगा, मगर हम लोग इस पर बात करने वाले हैं बच्चों। उनके बाद आप लोगों को जानना है बच्चों कि मानव में, ये एनसीईआरटी का प्योर क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया वो भी है इसमें, और जो पूछने का चांस है वो भी बच्चों, और जो 100% पूछा जाएगा वो भी क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। क्या है पहले समझिएगा बच्चों, मानव में वहन तंत्र के घटक और उनके कार्य पूछा गया बच्चों, क्या कार्य है समझिएगा। तो मानव में वहन तंत्र के मुख्य घटक हृदय होता है, रक्त होता है, रक्त वाहिनियां, और हृदय रक्त को पंप करता है और रक्त शरीर के आवश्यक पदार्थों का परिवहन करता है, जैसे कि पोषक पदार्थ की बात करें, उसके बाद खनिज की बात करें, उनके बाद हार्मोन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, और रक्त वाहिनियां रक्त को शरीर के विभिन्न यानी भागों तक ले जाने का काम करता। तो आपसे पूछा जाएगा विभिन्न भागों तक ले जाने का काम कौन करेगा, रक्त वाहिनियां, और याद रखना परिवहन के रूप में काम करेगा तो पंप करता है हृदय, याद रखना बच्चों, जो याद रखिएगा वाहिनियों की मदद से पूरे शरीर में जाने का काम करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे मानव में वहन तंत्र और इनके घटक और इनके कार्य, तो आसानी से आप सभी बच्चे लिख देंगे इसको आसानी से। उनके बाद बात करें बच्चों कि स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनित और तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक हो जाता है। यानी कहा जाता है बच्चों जो शुद्ध होता और अशुद्ध हो जाता है वो उसको अलग करना क्यों आवश्यक हो जाता है, क्यों जरूरी पड़ जाता है स्तनधारियों तथा पक्षियों के अंदर, क्यों हम लोग अलग कर देते हैं। जरा समझना मेरे बातों को ध्यान पूर्वक बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। कहता है क्या बच्चों कि स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रक्त को
अलग करना आवश्यक है, क्योंकि इनके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। याद रखना, अलग नहीं करेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएगा, तो उससे ऊर्जा घट जाएगा, और ऊर्जा घट जाएगा तो क्या हम लोग उतना काम कर पाएंगे, हम लोग उतना जो मैं ये चीज़ कर पाते हैं एनर्जी उतना नहीं मिल पाएगा, जिससे हम लोग याद रखिएगा कोई भी काम को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगी बच्चों। यदि दोनों प्रकार का रक्त मिल जाए तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ऊर्जा उत्पादन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा पर्याप्त मात्रा में तो ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ऊर्जा घटेगा या नहीं घटेगा मेरे प्यारे बच्चे। उनके बाद इसलिए उनका हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित होता ताकि दोनों प्रकार का रक्त अलग रहे और अधिक ऊर्जा बना सके। तो आपको मालूम है बच्चों, दोनों याद रखिएगा, आपको पढ़ाए थे बच्चों कि जब आपको इस प्रकार से हम लोग डायग्राम बात किए थे बच्चों, और याद रखना दोनों क्या होता बच्चों, याद रखिएगा चारों चेंबर को अलग, यानी दो इस साइड ये हो गया राइट साइड बच्चों और ये हो गया लेफ्ट साइड, तो याद रखना इस साइड अशुद्ध होता है और इस साइड शुद्ध ब्लड होता है, और इनको दोनों को अलग किया जाता ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा जा सके, शुद्ध ऑक्सीजन, ताकि हम अधिक मात्रा में ऊर्जा बना सके। तो ये बात समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या है। यानी बच्चों उच्च संगठित पादप यानी पौधों में वहन तंत्र के घटक क्या है। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के 2 मुख्य घटक होते हैं। कितने मुख्य घटक होते? 2 मुख्य घटक होते हैं। यानी पहला होता जाइलम, दूसरा होता फ्लोएम। जाइलम की बात करें, जड़ों से पानी और खनिजों को पत्ती तक पहुंचाता है, कौन? जाइलम, याद रखना। और फ्लोएम क्या करता? पत्ती में बना भोजन को पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करता, पूरे पौधों के अंदर पहुंचाने का काम करता। तो उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र 2 प्रकार का और दोनों का अलग अलग काम आपको पढ़ा दिए बच्चों। उनके बाद हम लोग जानेंगे पादपों में भोजन का वहन या स्थानांतरण कैसे होता है। आपसे पूछेगा पादपों के अंदर, प्लांटों के अंदर, पौधों के अंदर बच्चों क्या भोजन का वहन और स्थानांतरण कैसे होता है, समझिएगा। कहता है पादपों में भोजन का वहन फ्लोएम द्वारा यानी पत्ती से पूरे शरीर के अंदर ले जाने का काम करेगा। दूसरा, फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन ग्लूकोज को, याद रखिएगा, दबाव प्रभाव तंत्र के द्वारा, याद रखिए, के द्वारा पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का काम, यानी इसमें प्रेशर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बच्चों? प्रेशर दिया जाएगा ताकि वो, याद रखिएगा, पूरे पौधों में सभी भागों तक पहुंच सके। तो याद रखना ये तरीका है क्या पहुंचाना बच्चों, स्थानांतरित करने का तरीका है बच्चों, कि प्रेशर दे के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करे।